Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu newspaper analysis for 5th of December. हिंदू के साथ साथ मैं आपको न्यूज़ ऑन AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के भी आर्टिकल्स बताऊंगा जो हिंदू में नहीं आए हैं, फैक्चुअल न्यूज़ आर्टिकल्स, लेकिन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे। वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा करंट अफेयर्स के लिए आपका ये। और आई होप आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर फ्रेंड्स एज वेल। और अगर आप नहीं करते हैं तो मुझे दुख होता है ज़रूर, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो बट किया करो ना यार प्लीज़, है ना। तो वो यू कैन डू फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको AIR के जो फैक्चुअल न्यूज़ आर्टिकल्स है वो बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये न्यूज़ ऑन AIR खुला हुआ है और इसमें नेशनल न्यूज़ आर्टिकल्स खुले हैं। तो अभी मैंने पढ़ लिया है पेपर, चूंकि तो मुझे पता है इंटरनेशनल में हमको न्यूज़ डिस्कस करनी है। पहली न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे, नेपाल सेलिब्रेट्स उधौली एंड योमारी पुन्ही। तो यहाँ पर ये क्या है योमारी पुन्ही और उधौली, उसके बारे में बता दूं तो याद देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेपाल ने ऑब्जर्व किया है उधौली एंड योमारी पुन्ही फेस्टिवल। ठीक है, तो ये योमारी पुन्ही फेस्टिवल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। योमारी पुन्ही जो है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, याद रखेगा। हार्वेस्ट फेस्टिवल है नेपाल का, जो कि मार्क करता है एंड ऑफ द राइस हार्वेस्ट सीजन। याद रखिएगा, इट मार्क्स द एंड ऑफ द राइस हार्वेस्ट सीजन एंड इट इज सेलिब्रेटेड विद फैमिली गैदरिंग्स। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे एक स्वीट डम्पलिंग बनती है जिसको योमारी बोलते हैं। तो योमारी इज एक्चुअली स्वीट डम्पलिंग, और ये योमारी पुनः अगर आप फेस्टिवल की बात करें तो इट इज एक्चुअली द एंड ऑफ द राइस हार्वेस्ट सीजन जो कि सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें अन्नपूर्णा देवी जो गॉडेस ऑफ ग्रेन्स हैं उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड योमारी बेसिकली मैंने आपको बता दिया, इट्स अ स्वीट डम्पलिंग। तो ये एक स्टीम्ड फिग शेप्ड डम्पलिंग होती है विच इज़ मेड फ्रॉम फ्रेश राइस फ्लावर डो, है ना, फिल्ड विद जैगरी एंड सेसमे सीड्स। तो इसमें जैगरी, सेसमे सीड्स और कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ करते हैं और इससे ये बनाते हैं डम्पलिंग को। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड यहाँ पे एक कम्युनिटी लिखी है, कीरंत कम्युनिटी पीपल, है ना। तो दे आर ऑब्जर्विंग द उधौली फेस्टिवल। देन दिस फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड विशिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट बाय वर्शिपिंग द सॉइल एंड नेचर। तो उधौली इज बेसिकली वर्शिपिंग द सॉइल फॉर गुड हार्वेस्ट एंड नेचर एंड ऑल। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। This was the first news article which we wanted to discuss with you, उधौली एंड योमारी फेस्टिवल। दूसरी जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है यहाँ पे एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है। तो मैं लेट मी टेल यू, इंडियन एयरफोर्स रिटर्न्स आफ्टर द 8th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज गरुड़ा इन फ्रांस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट रिटर्न टू इंडिया ऑन द 2nd of this month आफ्टर कल्मिनेशन ऑफ 8th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज गरुड़ा। तो आपको याद रखना है, एक्सरसाइज गरुड़ा की अगर बात की जाए तो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है, तो एक्सरसाइज गरुड़ा इज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, और एयरफोर्स के बीच में है। इट्स अ एयर ट्रेनिंग एंगेजमेंट विच इज अंडरटेकन बाय इंडियन एयरफोर्स एंड ऑल। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अपने न्यूज़ आर्टिकल्स की तरफ, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नेशनल न्यूज़ खुला हुआ है। व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर उनको लेने गए थे। ये भी सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सो यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ आर्टिकल नहीं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट दो आर्टिकल्स थे जो डिस्कस करना था मुझे आपके साथ। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। और अब हम आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो आज के न्यूज़पेपर को अगर हम पहले फ्रंट पेज पे आए तो BLOs की क्राइसिस, जो आपके BLO इन्वॉल्व हैं SIR में, आप सबको पता है। तो उनके लिए बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, वो काम नहीं कर पा रहे थे, सुसाइड करने लगे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट्स की ड्यूटी है कि वो अगर BLOs का वर्कलोड बढ़ रहा है तो उसको घटाने के लिए फ्रेश स्टाफ लगाएं। तो यू शुड डिप्लॉय फ्रेश स्टाफ टू यूज द BLOs वर्कलोड, एंड ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखो लिखा क्या है सुप्रीम कोर्ट ने, whenever an employee has an individual specific reasons for seeking exemptions from the assigned duties, the competent authority, the state government, may consider such requests on case to case basis and replace such person। मतलब कि जैसे ही कोई इंडिविजुअल अगर अपने कोई स्पेसिफिक रीजन से ये बोले कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, और इस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को माना है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है दे मे कंसीडर द रिक्वेस्ट एंड रिप्लेस करें ऐसे व्यक्ति को विद अनदर पर्सन। ठीक है ना। तो जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उन केसेस में इसको रिप्लेस किया जाए। तो दिस इज व्हाट हैज़ बीन द
टेक अवे फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन चूँकि इंडिया आए हैं, पालम एयरपोर्ट में ये लैंड किए एंड दे वाज वेलकम्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद उनको वेलकम किया। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। असम मिनिस्टर एंड ट्राइबल बॉडी मीट एमिड रो ओवर एसटी टैग फॉर 6 कम्युनिटीज़। अब आप सबको पता ही है 6 कम्युनिटीज़ के बारे में मैंने पहले ही बताया है। एसटी टैग के लिए इनको अप्रूवल दे दिया गया है कैबिनेट के द्वारा वहाँ पे। तो ये कौन सी 6 कम्युनिटीज़ हैं उनके नाम मैं भी आपको बताता हूँ। देखो, जब तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं होता अपन डिस्कस नहीं करेंगे, या तो मिल जाए या तो हट जाए, जो भी है, लेकिन 6 कम्युनिटीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए कि ये असम की कम्युनिटीज़ हैं। आदिवासी और टी ट्राइब्स, जो चाय की ट्राइब्स हैं वो टी ट्राइब्स। सेकंड है चूटिया, थर्ड है कोच राजबोंशी, फोर्थ है मटाक, फिफ्थ है मोरान कम्युनिटी एंड सिक्स्थ है ताई अहोम कम्युनिटी। तो दीज आर द 6 कम्युनिटीज जिनको एसटी टैग दिया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पर इन अ फर्स्ट बेंगलुरु एयरपोर्ट डिप्लॉयड नोवेल सिस्टम टू एड फ्लायर्स विद रिड्यूस्ड मोबिलिटी। तो यहाँ पे बेंगलुरु एयरपोर्ट, आपको पता होगा केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसने इंट्रोड्यूस किया है मोबिलिटी असिस्ट सिस्टम। अब ये मोबिलिटी असिस्ट सिस्टम क्या है? बेसिकली ये मोबिलिटी असिस्ट सिस्टम क्या करता है कि जो लोग पीपल फ्लायर्स विद रिड्यूस्ड मोबिलिटी, किसी भी कारण से अगर उनकी रिड्यूस्ड मोबिलिटी है या लोकोमोटिव स्किल्स थोड़ा कम है, कुछ भी किसी भी कारण से, तो ऐसे लोगों को मोबिलिटी असिस्ट सिस्टम जो है मदद करेगा टू इनेबल सेफ एंड सीमलेस बोर्डिंग एंड डिसएम्बार्किंग फॉर पैसेंजर्स विद रिड्यूस्ड मोबिलिटी। तो ऐसे लोग सेफली चढ़ सकें और सेफली उतर सकें। एंड पीपल हु रिक्वायर एडिशनल केयर, जैसे कि चिल्ड्रन हो गए, बच्चे हो गए, या ऐसे व्यक्ति जिनको खुद एडिशनल केयर चाहिए, तो ऐसे लोगों की भी असिस्ट की जाएगी बाय दिस मोबिलिटी असिस्ट सिस्टम कैंपे गोबड़ा में लाया गया। तो आई थिंक द फर्स्ट इनिशिएटिव, फर्स्ट एडवांस्ड असिस्टिव सपोर्ट सिस्टम है ये, फर्स्ट एडवांस्ड असिस्टिव सिस्टम है जो कि कैंपे गोबड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लाया गया है बेंगलुरु में। पावर्स टू EC टू कंडक्ट साइमल्टेनियस पोल्स नॉट एक्सेसिव सेज द लॉ पैनल। अब यहाँ पे बात चल रही है साइमल्टेनियस इलेक्शंस की। पहले तो आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन का कंसेप्ट क्या है पता होना चाहिए। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब है कि लोकसभा के चुनाव और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुनाव एक साथ जब कराए जाते हैं, तो जब लोकसभा के चुनाव और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस पोल। अब लेकिन आपको एक दिक्कत ये समझ में आती होगी, समझो इस बात को, कि हर स्टेट की तो अलग अलग टाइम पे वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होगी, है ना, कि MP के अलग टाइम पे होगी, दिल्ली के अलग टाइम पे होगी, राजस्थान के अलग टाइम पे होगी, छत्तीसगढ़ के अलग टाइम पे होगी, है ना, ऐसा 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 मानते हो ना। तो अब ये एक टाइम सिमिलर कैसे किया जाए? तो सिमिलर करने के लिए यहाँ पे एक आर्टिकल न्यूज़ में आ रहा है, आर्टिकल 82A का सब क्लॉज 5, ये याद रखना। आर्टिकल 82A का सब क्लॉज 5 जो है वो न्यूज़ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है बता देता हूँ आपको। तो अभी क्या हुआ था, याद होगा आपको, 2024 में एक बिल आया था जिसको हम बोलते हैं 129th अमेंडमेंट बिल था। 129th अमेंडमेंट बिल था 2024 में जो एक्ट बना, फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे कौन क्या है, ये कमेटी सब लिखा था उसमें। तो 129th अमेंडमेंट बिल में ये प्रोविज़न ऐड किया गया था आर्टिकल 82A का सब क्लॉज 5। उसमें ये कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन इज़ ऑफ द ओपिनियन, अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि इलेक्शंस टू एनी लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट बी कंडक्टेड, कि किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कैन नॉट बी कंडक्टेड विद द जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल, है ना, मतलब कि इलेक्शन कमीशन को अगर ये लगता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन नहीं कंडक्ट किए जा सकते हैं with the general election to the house of the people, it may make recommendations to the president to declare by an order that the election to that legislative assembly may be conducted to a later date। तो मतलब कि उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी ये पावर दी गई है कि इलेक्शन कमीशन डेट्स दूसरी सजेस्ट कर सकता है अगर उसको लगता है कि लोकसभा के साथ इसके इलेक्शन नहीं होने चाहिए, या अगर लगता है कि इसके होने चाहिए। तो ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस की पावर भी एक तरीके से कह रहे हैं वो कि किसके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है। और लॉ कमीशन जो बैठी है अभी, लॉ कमीशन भी यही बोल रही है कि हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पावर नहीं है। देखो लिखा है पावर्स टू इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट साइमल्टेनियस पोल नॉट एक्सेसिव, ये लॉ पैनल का कहना है। तो बस आपको मैंने कोई 82A5 बताना था वो बता दिया। आगे मूव करते हैं। यहाँ पर बात चल रही है
state must not prosecute citizens without reasonable prospect of conviction. Now this is a very important news article. सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टेट को कॉशन दिया है, गवर्नमेंट को ये कॉशन दिया है कि भाई आप तब तक किसी भी केस को चार्जशीट मत फाइल करिए या ट्रायल स्टेज में मत भेजिए जब तक कि आपको रीजनेबल डाउट नहीं लग रहा है उस केस में। मतलब बिना किसी सर पैर के केसेस में आप ये मत करिए कि उसको हम ट्रायल फेज में ले जाएं, क्योंकि ऑलरेडी जुडिशरी जो है उसके पास बहुत सारे काम है, और ऐसे में जुडिशरी के पास जब इतने सारे काम है उसके बाद अगर आप ऐसे केसेस, फ्रिवलस केसेस भी लेकर के आएंगे तो दैट विल नॉट बी अ वेरी गुड थिंग. This is what has been said by the Supreme Court in this case. तो I hope you got clarity regarding that as well. आपको ये पता होना चाहिए. I hope आप लोग इसको याद रखेंगे. देख लेते हैं और क्या बोला. तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या बोला देख लो. कॉशन द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन अ विम विदाउट रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन. मतलब कि जब आपको ये पता रहता है कि कन्विक्शन होना पॉसिबल नहीं है तो ऐसे केसेस में आप उसको क्रिमिनली क्यों प्रोसिक्यूट करते हैं. उन्होंने ये भी कहा हाफ बेक्ड प्रोसिक्यूशंस एंड फाइलिंग ऑफ चार्जशीट वाज अ वायलेशन ऑफ सिटीजन्स राइट टू फेयर प्रोसेस एंड दिस इज द थिंग. तो उनका ये कहना है कि अगर आप हाफ बेक्ड केसेस में प्रोसिक्यूशन की रिक्वेस्ट करते हो या चार्जशीट फाइल करते हो तो इट्स अ वायलेशन ऑफ सिटीजन्स राइट टू फेयर प्रोसेस. तो ये एक तरीके से वायलेशन है सिटीजन्स के अधिकार का, सिटीजन्स राइट टू फेयर प्रोसेस का. एंड इसके अलावा इट ऑल्सो एड्स द बर्डन ऑन द ऑलरेडी वेट डाउन जुडिशियल सिस्टम. तो ऑलरेडी जो जुडिशियल सिस्टम हमारा इतना भारी भरकम हो गया है उसमें और ज़्यादा आप एक तरीके से वो कर रहे हो, है ना, मतलब और ज़्यादा उसको बर्डनफुल बना रहे हो. तो दिस इज़ द थिंग विच इज़ देयर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ये भी आपको समझ में आ गया होगा. एंड इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि स्टेट शुड नॉट प्रोसिक्यूट सिटीजन्स विदाउट रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन. जब तक आपको ये नहीं लगता कि हाँ भाई ये रीजनेबली प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके कन्विक्शन के या कन्विक्शन किया जा सकता है ऐसे में, तब तक आप ऐसे केसेस को ना प्रोसिक्यूट करें और ना उनको लेकर के आएँ. ठीक है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आपको समझ में आ गया होगा. एंड दिस इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है. वाइल्ड लाइफ बॉडी BNHS टू रिलीज 6 क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स इन असम इन 2026. तो यहाँ पे पहली चीज़ तो क्या है, पहली चीज़ यहाँ पर है बॉडी के बारे में जो कि है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. ठीक है ना. तो पहले तो हम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं. क्या है तो बॉम्बे नेचुरल, मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ आप लोगों के लिए. तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, ये थोड़ा सा इसको हाँ, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है वो बनी कब थी याद रखिएगा, 1883 में बनी थी. बहुत पुरानी बॉडी है, कोई नई बॉडी नहीं है. 1883 में बनी थी. 8 लोगों ने मिलकर के बनाई थी. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है डॉक्टर सलीम अली, है ना. डॉक्टर सलीम अली ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही फेमस इंडिया में. बर्ड स्टडी करते थे डॉक्टर सलीम अली. तो ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं जो बर्ड्स को स्टडी करते हैं ना. तो वो आपको याद रखना है. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू शुड रिमेंबर. ठीक है ना. एक्चुअली में BNHS एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO के रूप में काम करता है, विच इज़ डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च. इट इज़ डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च. ये भी आपको याद रखना है. ठीक है ना. और ये बनी, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज बेसिकली It is recognized as a scientific and industrial research organization by Department of Science and Technology. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको एक साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मानता है. एंड इट इज़ अ पार्टनर ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इंडिया. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इंडिया का भी पार्टनर है. तो ये भी आपको याद रखना है. इसका जो लोगो है BNHS का, जब आप लोगो देखेंगे तो उसमें ग्रेट हॉर्नबिल बना हुआ है. ये भी एक बर्ड है ना, पता है, नागालैंड की बहुत फेमस ग्रेट हॉर्नबिल. याद रखिएगा ग्रेट हॉर्नबिल. एंड अगर हम बात करें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, इट इज़ वन ऑफ NGO के रूप में काम करता है. ये तो मैंने बता ही दिया आपको. और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1883 में, है ना. याद रखिएगा 1883 में. और ये सारी चीज़ें आपको पता है. हेडक्वार्टर जो है इसका वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नाम ही है तो मुंबई में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है. एंड इसके अलावा ये तो ठीक है, ये तो सारे हो गए. अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वल्चर्स के. तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इंडिया में 9 वल्चर्स के टाइप रहते हैं. ठीक है ना. सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ क्या, इंडिया में 9 वल्चर्स के स्पीशीज़ रहते हैं. तो मैं आपको एक एक करके वो 9 स्पीशीज़ बता देता हूँ पहले तो, है ना. तो मैं कहाँ लिख दूँ, चलो इधर लिख देता हूँ. लेट मी राइट इट डाउन हेयर.
ठीक है। तो जो 9 वल्चर्स हैं वो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। पहला है इंडियन वल्चर, इंडियन वल्चर है। द सेकंड वन इज वाइट रम्प्ड वल्चर, वाइट रम्प्ड वल्चर, ठीक है ना, WRV, वाइट रम्प्ड वल्चर। थर्ड है लॉन्ग बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, है ना। बिल्ड यहाँ पे बिल्ड BILLED है ना, याद रखिएगा वो है। देन इसके अलावा फोर्थ है स्लेंडर बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर। देन है आपका रेड हेडेड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, ठीक है। देन आपका इजिप्शियन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर है। देन आपका सिनेरस वल्चर है, सिनेरस वल्चर, CINEROUS, सिनेरस वल्चर। देन एर्थ है आपका हिमालयन वल्चर, एर्थ है हिमालयन वल्चर। एंड लास्ट 9th है बियर्डेड वल्चर, ठीक है ना। तो दीज आर द 9 वल्चर स्पीशीज विच आर फाउंड इन इंडिया। 9 में से अब याद रखिएगा इसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं, द इंडेंजर्ड वंस, जो 9 में से इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वो भी लिखी हुई हैं। तो 9 में से इंडेंजर्ड जो है वो 2 हैं, देखो, इजिप्शियन वल्चर एंड द हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर। तो हिमालयन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, ये दोनों इंडेंजर्ड है। एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो स्पीशीज हैं उसमें आपका रेड हेडेड वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये 4 जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लिख लीजिएगा, रेड हेडेड वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसके अलावा मैंने आपको इंडेंजर्ड बताई, इजिप्शियन वल्चर, हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर जो है वो आपका इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेड हेडेड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और वाइट रम्ड वल्चर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गई होगी न्यूज़। आगे मूव करते हैं। आगे जो न्यूज़ है उनमें से एक न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू क्लॉज इन 2025 ऑर्डर दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स द असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड जो है, आपके लिए छोटा सा सवाल है, चलो आप लोग पहले मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, असम अकॉर्ड आया कब था, है ना, और उसमें कौन प्राइम मिनिस्टर था हमारे कंट्री का जिन्होंने लेकर के आए थे। तो ये आप अगर बता सकें तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आप बता पाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अभी जो असम गण परिषद है वो एक केस लेकर के गई है सुप्रीम कोर्ट के पास। उसके एक ऑर्डर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले ऐसे व्यक्ति जो कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं है लेकिन वैलिड, जिनके पास पासपोर्ट या वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है बिफोर December 31, 2024, 31 दिसंबर 2024 के पहले, दे कैन स्टे इन असम। तो ये जो ऑर्डर आया था अभी, इसके अगेंस्ट क्लॉज, इसमें एक उन्होंने बोला कि भाई ये आपने एक, अभी बेसिकली 2025 में रूल्स आए थे, इमिग्रेशन फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर 2025, ठीक है ना। उसमें क्लॉज है 3IE, देखो लिखा हुआ ना 3IE लिखा हुआ है ये। तो उन्होंने कहा कि ये जो क्लॉज है, इस क्लॉज का, ये क्लॉज जो है वो असम अकॉर्ड को वायलेट करता है। कैसे करता है? क्योंकि असम अकॉर्ड जो है वो बांग्लादेश से आने वाले लोगों को रोकने के लिए था, कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे। तो उनका ये कहना था कि ऐसे लोग जो इंटर कर रहे हैं असम में ऑन और आफ्टर March 25, 1971, ये कट ऑफ डेट जरूर याद रखिएगा। कौन सी कट ऑफ डेट? मार्च 25 मार्च 1971। तो जो असम अकॉर्ड जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो कट ऑफ डेट है वो 25 मार्च 1971 है। उसके पहले आना होगा आपको। उसके बाद अगर आप रहे हैं तो, अगर आ रहे हैं तो, अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, वीज़ा नहीं है तो आपको क्या होगा? डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दिस इज व्हाट द थिंग। एंड असम अकॉर्ड के लिए ही सेक्शन 6A इंसर्ट किया गया था सिटीजनशिप एक्ट में। ये भी आपको पता होगा कि सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, उसमें सेक्शन 6A इंट्रोड्यूस किया गया था, विच बार्ड सिटीजनशिप टू इलीगल इमिग्रेंट्स हु एंटर्ड असम आफ्टर 1971। तो सेक्शन 61A, सॉरी, जो सेक्शन 6A है उसमें लिखा गया कि असम में अगर आप 25 मार्च 1971 के बाद आ रहे हैं ना, तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। एंड ये अब आपने एक बिल लेकर के आए, उसमें आपने कट ऑफ डेट कुछ और डाल दी, 31 दिसंबर 2024 डाल दी। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे ना। तो दैट इज़ वाई दिस हैज़ बीन डन। सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना पड़ेगा अपना ऑर्डर और देखना पड़ेगा कि क्या ये वायलेटिव है।
दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल आई है, वरिंग पैटर्न ऑफ HIV ट्रांसमिशन इन चिल्ड्रन। तो यहाँ पे सबसे पहले HIV बच्चों में कैसे फैल सकता है, तो जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनके थ्रू प्रेगनेंसी के दौरान HIV ट्रांसफ़र हो जाता है उनके थ्रू उनके बेबी को, एंड डिलीवरी के दौरान भी हो सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि एक साइलेंट HIV है जो कब आता है, देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब आप प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है ना तो एक HIV टेस्ट होता है मदर का, ठीक है। HIV टेस्ट होता है और उसमें मान लो मदर चलो नहीं आई कि पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। अब दोबारा उसमें कहीं कहीं पे भी पूरे प्रोसेस में ये टेस्टिंग नहीं की जाती है, HIV की टेस्टिंग दोबारा पूरे प्रेगनेंसी में कभी नहीं की जाती है। तो पहला तो रीज़न साइलेंट HIV का ये है कि मान लो ये जो फेज़ है 9 मंथ का फेज़ है, इस 9 मंथ के दौरान कहीं क्या गैदर कर लिया हो मदर ने अगर HIV, तो दैट कैन बी वन पॉसिबिलिटी। दूसरा उन्होंने ये बोला कि भैया कई बार क्या होता है कि जब स्टार्टिंग होती है ना इन्फेक्शन के HIV के, तो वायरस आपके अंदर रहता है पर फिर भी वो टेस्टिंग में नहीं आता है ना। तो दैट इज़ द सेकंड रीज़न कि ये कई बार अनटेस्टेड भी रह जाता है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये देखो लिखा है विंडो पीरियड होता है, इसको बोलते हैं विंडो पीरियड। देखो लिखा है ना, आफ्टर अ न्यू इन्फेक्शन देर इज ऑल्सो अ विंडो पीरियड एंड इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट में नॉट डिटेक्ट HIV, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट में जिसमें HIV नहीं डिटेक्ट होती है वो टाइम पीरियड विंडो पीरियड कहलाता है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ऑथर ने वही कहा है कि ऐसे में बहुत चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वो HIV ट्रांसफ़र हो जाए फ्रॉम द मदर टू द बेबीज़। तो इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, इसके लिए ये करने की आवश्यकता है कि भाई रेगुलर इंटरवल्स में आप HIV की टेस्टिंग कराते रहें, है ना। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू। एंड लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एडिशनल टेस्टिंग शुड बी कैरिड आउट फॉर वुमेन विद रिसेंट एक्सपोजर और सिम्टम। ऐसे अगर कोई महिला है जहाँ पे रिसेंटली सिम्टम्स या एक्सपोजर हो तो और करो। देन इन्फेंट्स के केस में भी अर्ली वायरोलॉजिक टेस्टिंग सून शुड बी डन, ठीक है ना। एंड अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो फिर आपको बिल्कुल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो दैट दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यू कैन मूव अहेड विद द एडिटोरियल पार्ट। अ डे टू पॉज एंड कम डाउन टू अर्थ। अब ये आर्टिकल है वैसे बहुत ही आसान आर्टिकल है, बस इसमें एक फैक्चुअल न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें लिखा है December 5 जो है वर्ल्ड, यहाँ पे आज क्या होता है, वर्ल्ड सॉइल डे होता है। तो 5 December इज़ वर्ल्ड सॉइल डे। अच्छा, 4 December इंटरनेशनल चीता डे होता है, ये भी आप याद रखना। वो एक्चुअली AIR में आया था बट मैं वो पहले भूल गया, खोल नहीं पाया। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल चीता डे जो होता है वो 4 दिसंबर को होता है। वर्ल्ड सॉइल डे जो होता है वो इस्टेब्लिश किया गया है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये होता है 5 दिसंबर को। तो वही है, इस बार की थीम है हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज़। और यहाँ पे अर्बन सॉइल्स की बात की है ऑथर ने। अर्बन सॉइल को अनसंग हीरो कहा है कि अर्बन सॉइल जो है वो अनसंग हीरो है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड है ना, दे आर वेरी डिग्रेडेड। स्टिल अर्बन सॉइल्स बहुत सारे काम करते हैं। जैसे पहला है कि एक्सेसिव जो आपका कार्बन है उसको कैप्चर करेंगे। सेकंड है अगर कोई फ्लड या ऐसी सिचुएशन होती है तो पहले यही एब्जॉर्ब कर, मतलब जो सॉइल के फंक्शंस हैं वही फंक्शंस हैं। लेकिन अब चूंकि अर्बन सॉइल है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अर्बन वैसे भी अर्बन हीट आइलैंड्स बने हुए हैं, और ऐसे में अगर वहाँ नेचुरल सॉइल कहीं पर है तो बहुत बड़ा काम कर रही है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो कि आप मेरे साथ देख सकते हैं। महद सत्याग्रह की बात चल रही है, तो महद सत्याग्रह के बारे में मैं आपको देखो आर्टिकल से नहीं बताऊंगा, बहुत सारा डिटेल है जितना आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि कौन कौन इन्वॉल्व था, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये हम ज़रूर आपको बता दें। तो इसमें देखो महद सत्याग्रह, इसको चावदार टेल सत्याग्रह भी कहा जाता है। चावदार एक्चुअली वहाँ पे एक वाटर टैंक था जहाँ से पानी पीने से मना कर दिया गया था कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को। तो चावदार टैंक याद रखिएगा, चावदार टैंक याद रखिएगा, दिस इज द थिंग, चावदार टैंक, ये भी इम्पोर्टेंट है नाम। और ये 20 मार्च 1927 को BR अम्बेडकर ने लीड किया था, विच अलाउड द देन, उस समय जो नॉमेनक्लेचर चलता था जिनको अनटचेबल कहा जाता था उस समय, दे कैन यूज वाटर्स इन द पब्लिक टैंक इन महद महाराष्ट्र। महद नाम की जगह थी महाराष्ट्र में, एंड इसी दिन को सोशल एम्पावरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है 20 मार्च को, याद रखिएगा 20 मार्च। चावदार टैंक का नाम याद रखेगा, 1927 डेट का याद रखेगा, BR अम्बेडकर जी का नाम याद रखेगा, और याद रखेगा BR अम्बेडकर एक वो भी लिखते हैं, बताया बहिष्कृत भारत नाम से वो भी चलाते थे, ठीक है।
आई थिंक क्या था वो, फोर्टनाइटली पब्लिकेशन था, हर 15 दिन में आता था, ठीक है, तो वो भी आप याद रखिएगा। तो दैट इज़ अगेन अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, और ऐसे कोई न्यूज़ आर्टिकल नहीं है जो हम डिस्कस करें। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।